हेलो हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश यादव अपने सीके जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पाचन तंत्र के बारे में, मानव के पाचन के बारे में बताया है, एक वीडियो डाला है, वो जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको आप ज़रूर देखें। और आज हम आपको पाचन के स्टेप्स यानी क्रम उसके बताएंगे कि आखिर कितने चरणों में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। क्योंकि आप जानते हैं पाचन क्रिया एक लंबी क्रिया है जिसमें सबसे बड़ा अंग होता है आहार नाल। सबसे बड़ा अंग क्या होता है? आहार नाल होता है। अगर उसमें भी अगर हम बड़ी बात करें तो याद रखिए छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। यानी हमारा आहार नाल आप समझ सकते हैं कि 17 फीट लंबी तो छोटी आंत है, लेकिन अगर हम आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे अधिक यानी कि 32 फीट होता है। और ये शुरू कहाँ से होता है? तो याद रखें कि मुख गुहा से लेकर के हमारे मल त्याग यानी मलाशय तक, रेक्टम तक पाया जाता है। वहाँ पर एक एनस गुहा है, वहीं पर पाचन तंत्र की अंतिम स्टेज मानी जाती है। अब आप याद रखें इसके आगे तो हम इनके चरण पर यानी पाचन क्रिया के चरण पर हम बात करें तो याद रखिए 5 चरण हैं इसके। पहला यानी इंगेशन, इंगेशन यानी अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण क्या होता है? तो याद रखिए अंतःग्रहण वो जिससे हम क्या करते हैं, भोजन के कणों जैसे रोटी का टुकड़ा हम अपने मुख में उठाकर डालते हैं, यही डालने की क्रिया हमारी क्या है? अंतःग्रहण है। और पाचन, पाचन क्या है? तो याद रखिए उन्हें वही उसी रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे अणुओं में बांटने की क्रिया, छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की क्रिया डाइजेशन यानी पाचन है। और एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण। अवशोषण क्या है? तो याद रखें अवशोषण यानी कि जब हम भोजन को, भोजन के कणों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं और हमारी छोटी आंत में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, वही क्रिया अवशोषण है। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। याद रखें स्वांगीकरण क्या है? तो ध्यान रखें स्वांगीकरण यानी हमारी कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना, वही स्वांगीकरण है। और डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या है? यानी मल त्याग, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया मल त्याग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल त्याग कहलाती है। अब हम इसके एक स्टेप को लेते हैं यानी अंतःग्रहण। तो आप समझ गए होंगे कि अंतःग्रहण हमारी बक्कल कैविटी में, किसमें? बक्कल कैविटी में होती है। ठीक, बक्कल कैविटी में होती है। यह अंतःग्रहण की क्रिया बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में होती है, मुख गुहा में होती है। यहाँ देखिए ये है मुख गुहा। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसी मुख गुहा में जैसे ही हम रोटी को, टुकड़े को डालते हैं तो उसी मुख गुहा में डालने पर याद रखें कि इस मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? तो याद रखें जिह्वा, दांत तथा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों कि इसी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और यह ध्यान रखेंगे कि सबसे जल्द और सबसे पहले हमारी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और आपको हमने पोषण वाली क्लास में यह भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट मानव के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन और जीवों के शरीर में याद रखें तो और जीवों के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने का कार्य वसा का है। क्लियर? अब याद रखें इसी में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि दांत,
जिह्वा और लार ग्रंथियाँ। तो याद रखें, लार ग्रंथियों की बात करें, लार ग्रंथियों की बात करें जिसे सिलेवरी क्या कहते हैं, सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसे सिलेवरी ग्लैंड कहा जाता है, यानी लार ग्रंथियाँ। अब हम लार ग्रंथियों की बात करें दोस्तों, क्यों इसे पहले ले रहे हैं, तो याद रखें इसे हम पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पाचन के लिए, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के पाचन के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, तो याद रखें कि एंजाइम ज़रूरी है, एंजाइम ज़रूरी है। और इससे भी अधिक हमें क्या ज़रूरी है, तो याद रखें H2O यानी जल ज़रूरी है। तो याद रखेंगे कि सलाइवा में ये दोनों लोग पाए जाते हैं। तो याद रखें कि पाचन क्रिया में दोनों ही अवयव होने ज़रूरी है। यदि इनमें से कोई एब्सेंट रहा तो पाचन क्रिया नहीं होगी, है नहीं, पाचन क्रिया नहीं होगी। तो अब आपको एक चीज़ और बताएं, तो याद रखें जो लार ग्रंथि है, जो लार ग्रंथि है, यहाँ देखें लार ग्रंथि हैं, तो याद रखिए कि मानव के मुख गुहा में ये संख्या में 6 हैं। किसमें दोस्तों हैं, तो संख्या में 6 हैं, लेकिन जोड़ी में 3 हैं। जोड़ी में क्या हैं, 3 हैं, है नहीं, याद रखेंगे संख्या में 6 हैं और जोड़ी में 3 हैं, क्योंकि 3 इस साइड हैं, 3 इस साइड हैं, और ये मिलाकर के संख्या में 6 हैं और जोड़ी में 3 हैं। क्लियर, जोड़ी में 3 हैं। अब याद रखेंगे कि हम याद रखें कि कितना हमें क्या चाहिए पाचन के लिए, तो याद रखें कि लार में, सलाइवा में 99% जल होता है। लेकिन ये एक जो है कि पूर्ण वैल्यूएशन नहीं है, हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन याद रखें कि 99% जल होता है और 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। हमारे शरीर में एंजाइम होता है। और याद रखेंगे कि पूरे दिन भर में हमारे शरीर में कितने लार का स्राव होता है, कितने लार का स्राव होता है, तो याद रखें 750 ml से लेकर 50 ml से लेकर 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। मित्रों, अब हम लार के बारे में अगर हम बात कर लें, लार के बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताएं, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो लार होता है कब कब स्रावित होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जैसे ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पसंदीदा भोज्य पदार्थ मिलेंगे तभी ही आप में लार का स्राव होगा, ऐसा नहीं है। कब होगा, तो याद रखें जैसे ही हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ खाने की इच्छा प्रकट हुई तो फौरन ही क्या होगा, लार का स्राव होने लगेगा, चाहे वो आपको भोजन मिले या ना मिले, है नहीं। तो आप समझ गए होंगे, यानी भोजन की इच्छा होते ही हमारे मुख गुहा, हमारी वक्कल कैविटी में क्या होगा, लार का स्राव होने लगेगा। और कब नहीं होगा मित्रों, तो याद रखें कि जब हम क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी मुख गुहा में लार का स्राव नहीं होता। और कब नहीं होता, तो याद रखें कि जब आप कभी व्यथा में होते हैं, किसी कष्ट में होते हैं, तो उस समय भी लार का स्राव नहीं होता। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और उसके आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखें कि
लार का स्राव इतना होता है दिन भर में। अब याद रखें, लार के बारे में और बातें बताएं तो याद रखें कि लार जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है तो याद रखें 6.5 से लेकर के 6.8 तक होता है। 6.5 से लेकर के 6.8 तक होता है। तो ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है। ये क्या होता है, अम्लीय होता है नहीं। जिन लोगों को समस्याएं अगर ये हो रही होगी सर पीएच क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, तो याद रखें इसे पोटेशियम हाइड्रोजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों, इसे पोटेशियम हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीयता तथा उसकी क्षारीयता और उसकी उदासीनता को चेक की जाती है नहीं, जांच करते हैं हम इसी पीएच स्केल से। अब ध्यान रखें अम्लीय और क्षारीय है नहीं, तो याद रखेंगे कि इसका पीएच मान क्या होता है 6.5 से लेकर 6.8 तक। 6.5 से लेकर 6.8 तक होता है और यह क्या होता है, अम्लीय होता है। आप जानते हैं कि जो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अगर पीएच मान तो वह अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है और 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। ऐसा पीएच मान पीएच स्केल के द्वारा माना जाता है। अब आप याद रखेंगे कि ये सिचुएशन कब होती है, ये सिचुएशन कब होती है। और एक सिचुएशन आपको और बता रहे हैं तो 7.5 से लेकर 7.8 तक होता है नहीं, इतना होता है। तो ये भी एक पीएच मान है, लेकिन ये कब कब हैं, ये अलग अलग हैं। और आप इसे समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये क्षारीय है। ये क्या है, क्षारीय है। अभी मैंने आपको बताया। याद रखेंगे कि ये कब कब होता है, तो ध्यान रखें कि जब हम भोजन कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी मुख गुहा में जो लार का स्राव सलाइवा है उसका पीएच मान 7.5 से लेकर 7.8 हो जाता है। और इसी के कारण जब आप भोजन करके सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो आपके मुख से हल्की हल्की सी गंध आती है नहीं, गंध आती है। और फिर आप क्या करते हैं, गंध आती है, क्यों आती है, तो याद रखेंगे कि क्योंकि लार का जो पीएच मान है वो इतना है और वह क्षारीयपन में है। और याद रखें जो क्षारीय होते हैं उससे क्या हानि हो सकती है, तो याद रखेंगे कि आपके दांत इससे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आप हैं तो सुबह सुबह चाय पीने के लिए माहिर हैं। आप सुबह हुई ब्रश नहीं किए फ़ौरन चाय पी लेते हैं, या जो आपका उत्तम भोजन है अगर बना है तो आप उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रश बाद में करते हैं। ऐसा कुछ लोगों में होता है नहीं। अब यहाँ देखें ये क्या है, मैंने आपसे कहा कि दुर्गंध आती है, किसके कारण आती है, तो इस पीएच मान के कारण आती है, क्षारीयपन में आती है। लेकिन याद रखें कि जब आप ब्रश कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय उसका पीएच मान कम हो जाता है। तो याद रखें जब कम हो जाता है तो अम्लीय हो जाता है नहीं, अम्लीय हो जाता है। और फिर उसमें क्या होती है, आपके मुख से गंध नहीं आती है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने आपको, या ईश्वर कितना अच्छा इंजीनियर है नहीं, कितना अच्छा इंजीनियर है जो आपको इस तरह बनाया है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ लड़कियों को देखकर कहते हैं, गाना भी चला है कि कितनी फुर्सत से बनाया। अरे भाई उसी को ही नहीं बनाया है, ईश्वर ने सारे लोगों को बड़ी फुर्सत से बनाया है। आप समझ सकते हैं कि आप भोजन कर लेते हैं तो उसकी क्षारीयपन बढ़ जाते हैं।
है नहीं, उसके छारीपन बढ़ जाते हैं और मुख से दुर्गंध आने लगती है नहीं। लेकिन जैसे ही आप ब्रश कर लेते हैं, मुख की सफाई कर लेते हैं, दांतों की सफाई कर लेते हैं, तो वो अम्लीपन में बदल जाता है, यानी उसका पीएच मान कम हो जाता है। क्लियर हो गया? इतना आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। क्लियर? अब उसके आगे देखें, उसके आगे हम आपको बताते हैं। तो याद रखें, लार के बारे में और हम बातें बताएं, लार के बारे में और बात बताएं तो याद रखें कि लार जो होता है वह दवा के रूप में भी काम करता है। आप देखेंगे किसी को चोट लग गई है तो उसका जो लार होता है वह उसके ठीक करने में तथा उसके घाव को विकास यानी कि बढ़ने से रोकता है। आप देखेंगे किसी चौपाए जीव को आप देखे होंगे तो वो क्या करता है, जैसे आपने कुत्ता देखा होगा, आपने कभी कभी सोचा होगा कि सर आखिर कुत्ते को जो चोट लग जाता है तो वो अपनी जीवा से उसे चाट करके ठीक कर देता है। तो क्यों कर देता है? तो याद रखिए, वो इसलिए कर देता है क्योंकि जो सलाइवा है, जो लार है, वह उसमें कहीं ना कहीं ऐसे पदार्थ जरूर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उसे ठीक होने में मदद करते हैं, एक दवा का काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर लार में क्या क्या पाया जाता है, लार में ऐसा क्या पाया जाता है जो ठीक करने में मदद करता हो। तो याद रखें कि लार में याद रखें क्या क्या मिलता है। तो अभी मैंने कहा कि जल मिलता है मित्रों, जल मिलता है नहीं। अभी आपने देखा कि यहाँ 99% जल है, 1% एंजाइम है। लेकिन इसी में तीसरा पदार्थ ये होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं मित्रों, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसी में याद रखें, इसी इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और फास्फेट होता है, बड़ी ही सूक्ष्म मात्रा में होता है और यह एक औषधि का काम करता है। यह क्या करता है? एक औषधि का काम करता है। क्लियर? एक औषधि का काम करता है नहीं। और अब हम थोड़ी सी और बातें आपको बताते हैं। तो याद रखिए कि लार से सना यानी स्लाइवा से सना भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो याद रखें, उसे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? बहुत ही आप ध्यान से याद रखेंगे। क्या कहा जाता है इसे? इसे बोलस कहा जाता है। किसे? जो लार से सना हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसे बोलस कहते हैं। एक एक पॉइंट को, सभी पॉइंटों को हम अलग अलग बताएंगे, आप चिंता ना करें। आपके हाई स्कूल की परीक्षा तथा सिलेबस से भी बढ़ करके बताएंगे जो आपके जीवन में काम आए। पर ये मत सोचिएगा कि पढ़ लेना हमें बस एक नौकरी का ध्येय है ना। पढ़ना एक नौकरी का ध्येय नहीं होता, वो तो मान लो जो होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पढ़ने से आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी एक इमेज समाज में डेवलप होती है, आप एक जानकार व्यक्ति होते हैं। क्लियर? अब आप उसके आगे देखें तो हम आपको और कुछ लार के बारे में बताएं। तो याद रखें कि लार ग्रंथियां क्या हैं? यह बहिस्रावी हैं, यह बहिस्रावी हैं। अगर हम आपको बताएं मित्रों तो मानव के शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो क्या हैं? वो 3 तरह की हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि, है नहीं। तो याद रखें, श्वेत ग्रंथि, तैली ग्रंथियां और लार ग्रंथियां, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी हैं। क्या हैं? बहिस्रावी हैं। अब ध्यान रखेंगे कि जो ये लार ग्रंथियां हैं, इस लार ग्रंथियों के बारे में हम स्टार्ट करें तो सिर्फ एक लार ग्रंथि लेते हैं जिसका नाम है कर्णमूल। कर्णमूल, इसे पैरोटिड कहा जाता है।
क्या कहते हैं इसे? इसे पैरोटिड कहा जाता है नहीं? तो इतना याद रखें और इसे लिख लिए होंगे तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर उसके आगे इस कर्णमूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है? देखें, यहाँ देखें, ये है कर्णमूल। कर्णमूल इसे ही पैरोटिड कहा जाता है। कर्णमूल आपको मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो याद रखिए, लार ग्रंथियाँ संख्या में तीन होती हैं। इन्हीं तीनों का नाम है क्या? कर्णमूल, अधोहनु, अधोजीवा। तो हम सिर्फ इस कर्णमूल के बारे में बात कर लेते हैं, इस कर्णमूल के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। तो याद रखें, यही कर्णमूल हमारे कान के पास है यहाँ पर, और याद रखेंगे कि इसी के द्वारा क्या स्रावित होता है? टाइलिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? इसी के द्वारा टाइलिन स्रावित होता है। और पी क्या है? साइलेंट है। पी क्या है? साइलेंट है। इसी को एमाइलेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मित्रों? इसी को एमाइलेज कहते हैं। अब आप ध्यान रखें, मैंने कई बार बताया है, लेकिन आज आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो बड़ा ही करीबी हो और जिसे आप बहुत मानते हो या आपको जो बहुत मानता हो, उसकी आप सौगंध खा करके याद रखें कि जहाँ एज होगा वहाँ एंजाइम होगा, जहाँ ओज होगा वहाँ शर्करा होगी, है नहीं? शर्करा होगी। अब मित्रों याद रखें कि इसी टाइलिन को एमाइलेज कहते हैं, और याद रखें इसी टाइलिन के द्वारा जब हम अपनी मुख गुहा में भोज्य पदार्थों के कणों को डालते हैं तो उनमें पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है नहीं? कार्बोहाइड्रेट, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट, क्लियर? याद रखें, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है, ऐसी बातें मैंने बताया है। तो याद रखें कि टाइलिन क्या करता है कि इसी का पाचन करता है। इसी का क्या करता है दोस्तों? इसी का पाचन करता है। टाइलिन के द्वारा क्या होता है? इसी का पाचन होता है। और अब याद रखेंगे कि इसी टाइलिन के द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? तो याद रखें कि स्टार्च बनता है। क्या बनता है? स्टार्च बनता है। और याद रखना कि यही स्टार्च क्या है? अनाजों की शर्करा है नहीं? है ना दोस्तों? याद रखें, यही स्टार्च क्या है? अनाजों की शर्करा है। अब याद रखेंगे कि एक बात जिसे आप बहुत चाहते हैं, आप किसी दिन दुखी होते हैं, है ना? किसी दिन यदि आप दुखी होते हैं तो उस दिन आपको जब वह कोई भी भोज्य पदार्थ ला करके खिलाती है तो आप उसको अपने मुख में डालते हैं, जैसे या वही डालती है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। आप कहते हैं कि तुम्हारे हाथों से खाने पर हमें बड़ा आनंद आता है और बड़ा अच्छा खाना होता है। तो याद रखना दोस्तों, कोई भी यदि आपको कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कराए, लेकिन वह अच्छा आपको तब तक नहीं लगेगा जब तक इस स्टार्च के द्वारा, स्टार्च से टूटने पे माल्टोज का निर्माण ना हो। माल्टोज क्या है? शर्करा है। यह भी शर्करा है, लेकिन यह अनाजों में शर्करा है। और ये क्या है? ये हमारी बक्कल कैविटी में बन रही शर्करा है, जिसके कारण क्या होता है? वह मीठा होता है नहीं? वह मीठा होता है। अब यह आप समझ गए होंगे मित्रों। अगर आप समझ गए होंगे तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर
क्या है, मज़ा आ गया है नहीं, मज़ा आ गया। अब यहाँ देखें, अब इसी के आगे इसी तरह से आप मस्ती के साथ पढ़ते रहें। और इसी के आगे देखें, ध्यान रखें, एक चीज़ और बता देते हैं कि याद रखिए इसी लार ग्रंथि के द्वारा एक क्या स्रावित होता है मित्रों, एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम है नहीं, इसी के द्वारा लाइसोजाइम। याद रखेंगे यह लाइसोजाइम, जैसे मान ले इस लाइसोजाइम के बारे में बात करें तो याद रखना कि यह लाइसोजाइम हमारे मुख गुहा में एक ऐसा पदार्थ है जो भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का काम करता है। मित्रों याद रखो कि जैसे मान लें कि कोई भी व्यक्ति जैसे काम कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, लेकिन वो बड़ा ही जो है गर्मी से, पसीने से तरबतर है, लेकिन फिर भी वो जो है आप उसको देते हैं कोई पानी पीने के लिए, तो वो क्या करता है? मीठा उठाता है और पानी पी लेता है। तो आप देखते हैं बड़ा गंदा सा हाथ होता है, तो उसमें क्या होता है कि वह फिर भी कोई उसे दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसको दिक्कत क्यों नहीं होती? तो याद रखें कि पसीने में, मनुष्य के या जीवों के पसीने में क्या होता है? लाइसोजाइम, तथा साथ साथ आंसुओं में और मुख गुहा में होता है। ये तीनों जगह होता है नहीं, पसीने में होता है और आंसुओं में होता है और हमारी मुख गुहा में भी होता है, जिसके कारण वो यहाँ पर रोगाणुओं को मारने का काम करता है। जब आप कभी दुखी होते हैं या जब आप कभी रोते हैं तो उस समय इस लाइसोजाइम के द्वारा नेत्र में या आप देखते हैं कोई कीड़ा वगैरह नेत्र में पड़ जाता है, तो उस समय क्या होता है? आंसू निकलने लगते हैं और आंसुओं के प्रभाव से वो मर जाता है और बाहर हो जाता है नहीं। तो ये हमारे शरीर के लिए जो अभी मैंने आपको बताया कि ईश्वर एक बड़ा ही बहुत बड़ा, इस तरह से मान लें बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों को बनाया है नहीं। तो ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और एक चीज़ें याद रखेंगे कि अगर कर्णमूल के बारे में एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसे आप इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में ही रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। याद रखें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है? तो याद रखना इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी में पैरामिक्सोवायरस, जब कभी भी किसी कारणवश पैरामिक्सोवायरस का संक्रमण हो जाता है तो उस समय हमारी यही लार ग्रंथि क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, इसमें सूज जाती है और सूजने के कारण ही इसमें क्या होता है कि हल्का हल्का सा दर्द होता है और इसी को हम गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें थी और बहुत सारी बातें आपको अगली क्लास में बताएंगे। और लेकिन ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा मैंने आपसे कहा था कि आप उन लोगों तक भेजिए जिन लोगों को अच्छी बायोलॉजी पढ़ना है, कुछ करना है अपने जीवन में, नीट वगैरह देना है, तो उन लोगों तक भेजिए वे ताकि इससे लाभ ले सकें। ठीक है नहीं? तो धन्यवाद।